हमारी आज की बहस है, क्या कांग्रेस का राहुकाल समाप्त होने जा रहा है? क्या 24 साल बाद गैर गांधी अध्यक्ष और 3 साल बाद फुल टाइम प्रेसिडेंट से कांग्रेस के अच्छे दिन आ पाएंगे? किससे बड़े मशहूर हैं कि इंदिरा राजीव के जमाने में अशोक गहलोत जब दिल्ली आया करते थे तो राहुल और प्रियंका, जो कि इस वक्त छोटे छोटे थे, उन्हें जादू का खेल दिखाया करते थे। अब कांग्रेस उम्मीद से देख रही है जादूगर अंकल कुछ ऐसा जादू दिखाएं जिससे पार्टी के दिन फिर जाएं, पार्टी छोड़ रहे नेताओं के कदम रुक जाएं और कांग्रेस के दिन वापस आ जाए। कांग्रेस अध्यक्ष की रेस में दूसरा नाम है मिस्टर इंटेलेक्चुअल यानी शशि थरूर का। उनकी अंग्रेजी के गाढ़े गाढ़े शब्दों से डिक्शनरी निकालने की जरूरत पड़ जाती है। अशोक गहलोत दरअसल 10 जनपद के पुराने वफादार हैं, तो शशि थरूर की इमेज थोड़ी सी डिफरेंट, थोड़ी सी अलग। वो गांधियों की परछाई में नहीं रहते, उन्हें जो सही लगता है वो बोलते हैं। कई बार प्रधानमंत्री मोदी की तारीफ भी वो कर चुके हैं। सबसे खास बात, कांग्रेस से असंतुष्ट गुट यानी G23 के सम्मानित सदस्य हैं, यानी मामला थोड़ा माइनस भी है। राहुल गांधी कांग्रेस के अध्यक्ष नहीं बनना चाहते, इसके संकेत आज जयराम रमेश ने दिए, लेकिन कांग्रेस में अब तक घूम फिरकर परिवार तक पहुंचने की परंपरा रही है। ये राजनीतिक रीत अब भी निभाई जा रही है। शशि थरूर पहले ही सोनिया गांधी से मिल चुके हैं, आज सोनिया गांधी से मिलने अशोक गहलोत पहुंचे हैं, इसके बाद कल राहुल गांधी से वो मिलने जाएंगे। संभव है कि उनसे मिन्नत भी करेंगे कि वो फिर से अध्यक्ष बन जाएं, जैसा कि अभी तक कांग्रेस के कई नेता और राज्यों की इकाई मांग कर चुकी है। गहलोत अध्यक्ष बने तो फिर दूसरा सवाल होगा कि राजस्थान के सीएम का क्या होगा। फील्डिंग के लिए सचिन पायलट पहले से राहुल गांधी के पास कोच्चि पहुंच चुके हैं। जल्दी से आपको बताते हैं अब तक किसने क्या कहा है और फिर कई खास मेहमान हमारे साथ। वो तो समय बताएगा कि मैं कहाँ रहूँ कहाँ नहीं रहूँ, पर मैं वहाँ रहना पसंद करूँगा जिससे मेरे रहने के कारण से फायदा मिलता हो पार्टी को, तो मैं पीछे नहीं हटूँगा। कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर सिर्फ डेलीगेट की रिक्वायरमेंट है और वो है तो वो चुनाव लड़ सकते हैं। कौन फॉर्म भरता है कौन नहीं भरता है ये तो 24 तारीख के बाद ही सब पता चलेगा, तो उसके ऊपर मेरी कोई कमेंट नहीं है। मुझे कांग्रेस की सेवा करनी है, जहाँ मेरा उपयोग है, राजस्थान में है या दिल्ली में है, जहाँ भी होगा मैं तैयार रहूँगा। वो पहले जाकर सोनिया गांधी से मंजूरी ले रहे हैं कि क्या वो चुनाव अध्यक्षता का लड़ सकते हैं नहीं लड़ सकते हैं। ये चुनाव नहीं, ये मुगल स्टाइल की ताजपोशी है। डिग्निफाइड वे में आप देश के सामने नहीं पेश आएंगे तब तक आप इस तरह के करते रहिए। कभी आप परिवार का प्रेसिडेंट बनाते रहिए, कभी प्रॉक्सी प्रेसिडेंट बनाते रहिए, कभी पदयात्रा करते रहिए। राजनीतिक क्षेत्र की उस बुराई ने हिंदुस्तान की हर संस्थाओं में परिवारवाद को पोषित कर दिया है। तो कांग्रेस पार्टी देश की ग्रैंड ओल्ड पार्टी, अब तक बीजेपी के जितने भी हमले जो हैं कांग्रेस पार्टी पर रहे हैं उनमें फोकस किस पर रहा है? जवाब होगा परिवार पर फोकस रहा है। मुद्दा चाहे कोई भी हो, निशाने पर कौन आता है? गांधी का परिवार। और ये कांग्रेस को बैकफुट पर ले जाते हैं। बड़ा सवाल ये कि क्या गैर गांधी को पार्टी अध्यक्ष बनाने के बाद बीजेपी के पास से मुद्दा खत्म हो जाएगा? साथ ही दूसरा सवाल यह भी उठता है, क्या गैर गांधी को अध्यक्ष बनाने से परिवार का प्रभाव पार्टी में खत्म हो जाएगा, या फिर जैसा कि यूपीए के टाइम पर आरोप लगते थे परिवार का रिमोट ही काम करेगा? जैसे अभी कांग्रेस के तमाम नेता गांधी परिवार के चक्कर लगा रहे हैं, क्या तब भी गांधी परिवार के चक्कर इसी तरह से लगाए जाएंगे? ये सवाल बीजेपी द्वारा उठाए जा रहे हैं। कई खास मेहमान हमारे साथ हैं, आपको बता देते हैं। कांग्रेस पार्टी का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ रोहन गुप्ता हैं, हमारे साथ संगीत रागी हैं, आरएसएस समर्थक हैं। रोहन जी, पहला सवाल आप ही से है, जो सवाल उठ रहा है बार बार, और सवाल ये उठ रहा है कि क्या जो अभी तक परिवार को लेकर केंद्र रहा हर हमले का कांग्रेस पार्टी पर, क्या कांग्रेस पार्टी भी अब डिलिबरेटली उससे मुक्ति पाना चाहती है?
देखिए, पूरी प्रोसेस देश के सामने है। ये पहली पार्टी है जो लोकतांत्रिक तरीके से चुनाव करने की हिम्मत कर रही है। ये पहली पार्टी है जिसमें पार्टी के हर कार्यकर्ता को एक मौका है कि वो भी चुनाव लड़े और अपना योगदान पार्टी में दे। ये पहली पार्टी है कि जहां पे किसी का कोई प्रभाव नहीं है, हर आदमी चाह के अपनी उम्मीदवारी कर सकता है, कैंपेन करके चुनाव जीत के पार्टी में अपना स्थान ले सकता है। तो मुझे लगता है कि काफी जवाब ये हमारी प्रक्रिया ने ही दे दिया है। बाकी जो बीजेपी को बात करनी हो, लोगों वो तो करते रहेंगे। मुझे बताइए, जो पार्टी आज हम पे सवाल पूछ रही है, एक सवाल जो आपके ओपोनेंट्स उठा रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि हर बार जाकर सजदा क्यों करना पड़ता है गांधी फैमिली को। थरूर साहब हो या गहलोत साहब हो, दोनों मिसेस गांधी से मिलने पहुंचे हैं, उस पर आपका जवाब। देखिए, कांग्रेस अध्यक्षा जो है काफी सालों से लॉन्गेस्ट सर्विंग कांग्रेस अध्यक्षा है, और अगर उसको कोई मिलने जाता है तो मुझे नहीं लगता है कि किसी को आपत्ति होनी चाहिए। कांग्रेस पार्टी ने क्लियरली कहा ये प्रोसेस इंडिपेंडेंट प्रोसेस है, कोई भी चुनाव लड़ सकता है। उनके मिलने में उनकी परमिशन करना ये कोई मुद्दा है ही नहीं। ये एक प्रक्रिया है। हर आदमी जो चाहता है कि मैं अगर नेक्स्ट प्रेसिडेंट बनना चाहता हूं तो एक जो अपनी एक शिष्टता के कारण भी जाके मिल सकते हैं, उसमें मुझे नहीं लगता है किसी को आपत्ति होनी चाहिए। और कांग्रेस पार्टी ने क्लियरली कहा कि कोई ऑफिशियल कैंडिडेट नहीं, सारे ही कांग्रेस पार्टी के वर्कर हैं, सारे ही कांग्रेस पार्टी के नेता हैं, जो भी चुनाव लड़ेंगे पारदर्शिता से पूरी तरीके से उसका वोटर लिस्ट है, जो चुनाव जीतेगा वो कांग्रेस पार्टी का अध्यक्ष बनेगा। तो मुझे लगता है जो सवाल पूछने की जिनको आदत पड़ गई है सालों से, परिवार ये वो, मुझे लगता है अब उनकी दुकान बंद होने वाली है। उनके पास जवाब नहीं है। मैं काफी डिबेट्स में जा रहा हूं, पर उनको अभी बौखलाहट हो रही है कि आज बोलेंगे क्या हम कांग्रेस के बारे में। ऐसी ही पार्टी आज जो भारत जोड़ो यात्रा कर रही है उससे भी इनके मुंह बंद हो गए। जो 2 किलोमीटर नहीं चल सकते हैं, यहाँ पे आज राहुल जी ने दिखा दिया कि उनके दिल में क्या है जनता के लिए। भारत जोड़ने की जो बात, उससे भी बौखलाए हुए हैं। अब उनको ये जो बात चल रही है कि जिस लोकतांत्रिक तरीके से चुनाव हो रहे हैं उससे भी बौखला। बोले तो बोले क्या, करे तो करे क्या, ये भाजपा का हाल है आज की डेट में। ठीक है, किसी को इस पर आपत्ति नहीं है। जो सवाल था दरअसल ये सब समझने की इस वक्त कोशिश कर रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी कितना बदल रही है। उस बदलाव को समझने की, उसके विश्लेषण की कोशिश बार बार की जा रही है और आपके ओपोनेंट्स भी इस बात को समझने की कोशिश यहां पर कर रहे हैं। संगीत रागी, समझने से ज्यादा मुझे लगता है कि समझने से ज्यादा अब वो ढूंढ रहे हैं कि कहां से, जैसे भारत जोड़ो यात्रा जब से चालू हुई है, कभी ये बात मुद्दा लेंस लेके ढूंढ रहे हैं। ये उठाया कि देश में कितनी पार्टियां ऐसी हैं जहां पर इस तरीके से लोकतांत्रिक तरीके से अपना प्रेसिडेंट चुना जाता हो, इस तरह से चुनाव होते हो। संगीत रागी ये कह रहे हैं अब बौखलाहट है क्योंकि अब मुद्दा खत्म हो गया है। पहले तो गांधी परिवार को अटैक करके सब अपनी राजनीतिक रोटियां सेक रहे थे, अब बौखलाहट दिख रही है। देखिए, पहले अभी ये हो जाने दीजिए, क्योंकि एक अभ्यास जो है वो शुरू हो चुका है। कांग्रेस की प्रदेश समितियों से ये प्रस्ताव पारित किया जाना शुरू हो चुका है। अब तक शायद 8 या 9 प्रदेश कांग्रेस कमेटी से ऐसा पारित हुआ है कि राहुल गांधी को ही अध्यक्ष बनाया जाना चाहिए। तो अभी कांग्रेस के अंदर कुछ भी हो सकता है। अभी आप इसे खत्म मत मानिए, अभी ये तो विमर्श की शुरुआत हुई है। दूसरी बात देखिए, 1-2 कांग्रेस के बड़े नेताओं का मैं बयान सुन रहा था कि अध्यक्ष चाहे कोई भी हो, सत्ता का संचालन गांधी परिवार ही चलाएगा। देखिए, आज के दिन में राहुल गांधी उस पॉइंट पर बाद में आएंगे सर, उस पॉइंट पर बाद में आएंगे। लेकिन पहले जो सवाल है शशि थरूर और अशोक गहलोत का नाम, नॉमिनेशन अभी फाइल होना है, मैं वहां तक नहीं जाना चाहती। लेकिन इन 2 चेहरों में से अगर कोई चेहरा बना तो जो गांधी परिवार पर हमले की एक स्ट्रैटेजी रही वो तो खत्म होनी, उसका क्या होगा? देखिए अदिति जी, आप इसे कहते हैं कि एक राजनीतिक स्ट्रेटजी है। ये राजनीतिक स्ट्रेटजी नहीं है। देखिए, परिवारवाद किसी भी लोकतांत्रिक व्यवस्था के अंदर कोड है, और यहाँ तो परिवार के नाम पर पार्टी ही है, वो परिवार की पार्टी बन जा रही है। जितनी भी क्षेत्रीय पार्टियां हैं इस देश की, वो सब एंटी कांग्रेस के स्लोगन्स पर उभर करके आई, लेकिन वे सारी क्षेत्रीय पार्टियां परिवार के नाम पर चली गई हैं। जिस प्रकार से जाति व्यवस्था इस भारत समाज का एक कोड है, उसी प्रकार से पार्टियों के अंदर जो है वो परिवार पार्टी बनना कोड है। एक परिवार में ठीक है, जवाब जी ये कह रहे हैं कि यहाँ तो दिक्कत ये कि परिवार ही पार्टी है, परिवार ही पूरा सत्ता का संचालन करे, वो बड़े कोड़े है। देखिए, मैंने जैसे पहले कहा कि मैं तो एक संगीत रागी की हिम्मत को दाद दे रहा हूं कि क्लियर होने के नहीं बावजूद भी ये डिबेट में आए, और मैं ये जो बौखलाहट है वही दिखा रही है कि उनके पास जवाब नहीं है। आप क्या बोल रहे हैं? आज लोकतांत्रिक तरीके से कांग्रेस पार्टी के चुनाव हो रहे हैं,
पूरा हमारा इलेक्टोरल रोल बना हुआ है, मतदाता की लिस्ट रेडी है, और जो भी कांग्रेस का डेलीगेट अध्यक्ष बनना चाहता है, चुनाव लड़ना चाहता है, उसको हम आमंत्रण दे रहे हैं। जिसको भी फॉर्म भरना है वो फॉर्म भर के चुने। इसमें परिवार कहां से आए? कब तक आप ये आक्षेप करेंगे? और हमारे जो आप परिवार की बात कर रहे हैं, आपकी जो मातृ संस्था में बोलूंगा भाजपा या संघ, आपके परिवार से रिमोट कंट्रोल तो वहां से चलता है। अभी गडकरी जी को हटा दिया गया, ये क्या था? उनको मार्गदर्शक मंडल में ले जाया गया और बाहर से मार्गदर्शक मंडल वालों को आप पार्टी में ले रहे हो। तो मुझे नहीं लगता है कि अब उनका कोई मॉरल राइट है अदिति जी कांग्रेस के ऊपर कोई भी सवाल उठाने का। और लोकतांत्रिक प्रक्रिया है, आपको लगता है कि अगर ऑपोजिशन पार्टी ने कुछ सही किया है तो आप उसको अप्रिशिएट कीजिए। अब हर चीज में अगर क्रिटिसिज्म करेंगे तो आपकी विश्वसनीयता जनता के सामने नहीं रहेगी। ठीक, आप जवाब लीजिए। संगीत रागी ये कह रहे हैं रिमोट कंट्रोल का कल्चर तो बीजेपी और आरएसएस में, आपका जवाब? देखिए, भारतीय जनता पार्टी में के खिलाफ बहुत सारे आरोप लगाए जाते हैं, लेकिन यह एक सच्चाई है कि भारतीय जनता पार्टी हर दफ़े जो है वो अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष को बदलती रही है। ऐसा नहीं है कि किसी के पास जो है वो अपने परिवार होने के कारण वो ठेकेदारी व्यवस्था में 10 साल 20 साल से चला रहा है। श्रीमती सोनिया गांधी जी, उनके पुत्र जो हैं वो पिछले 20 साल से कांग्रेस पार्टी के उससे ज़्यादा हो गया उससे अध्यक्ष हैं। ऐसी पार्टी दुनिया में आप कहीं नहीं देख सकते हैं। कम्युनिस्ट पार्टियों में हुआ करता था कि एक बार बन गया तो वही उसके बाद सत्ता का संचालन कर रहा हो, लेकिन लोकतांत्रिक व्यवस्था में दुनिया के किसी विकसित देश में एक उदाहरण आप नहीं बता सकते हैं जहां पर एक ही परिवार पार्टी का इतने दिनों तक प्रमुख रहा हो और एक परिवार के अंदर ही सत्ता का और संगठन का सारा निचोड़ जो है, सारा उपसंहार टिका हुआ है, वही न्यूक्लियस हो। ऐसा कहीं नहीं होता है, किसी भी लोकतांत्रिक व्यवस्था में नहीं होती है। अब रही बात कि क्या ये डेमोक्रेटिक है या नहीं है, मैं इसकी प्रशंसा करूंगा, बिल्कुल प्रशंसा करूंगा। क्या ये डेमोक्रेटिक है या नहीं है, मैं इसकी प्रशंसा करूंगा, बिल्कुल प्रशंसा करूंगा। लेकिन देखना होगा, अभी देखना बहुत बाकी है, अभी लास्ट डेट आना बाकी है। तब तक हो सकता है राहुल गांधी इसमें कूद पड़े, तब तक हो सकता है, अभी बहुत कुछ होना बाकी है। आप संभावनाओं की बात कर रहे हैं। रोहन गुप्ता ये कह रहे हैं अभी तो बहुत से ट्विस्ट एंड टर्न बाकी हैं, तारीफ मैं अभी कैसे कर दूं? अदिति जी देखिए, मुद्दा यहाँ पे कांग्रेस पार्टी के वर्कर को मालूम है कि कांग्रेस पार्टी कहाँ ले जानी चाहिए और कांग्रेस पार्टी को आगे क्या करना है। राहुल जी का प्यार हम लोग देख रहे हैं, भारत जोड़ो यात्रा की बात हो, मुझे बताइए एक भी लीडर तो बताइए जो जनता के साथ रोज 25 किलोमीटर चलने की हिम्मत कर पाए। एक नेता बताइए कि जिसके दिल में ये भावना हो। भाजपा ये को चलाइए 2 किलोमीटर भी नहीं चल पाएंगे। अगर उनके लिए कार्यकर्ता के मन में प्यार है तो उसको आप ये नहीं बोल सकते कि उसको थोपा गया। ये कार्यकर्ता को डिसाइड करना है, ये कांग्रेस का कार्यकर्ता डिसाइड करेगा कि उसके दिल में क्या है। और मुद्दा यहाँ पे क्या है, जो मैं वापस मेरी बात को दोहरा रहा हूँ, एक चुनावी प्रक्रिया है। आपको लगता है कि भाजपा सही है तो चुनाव करके दिखा दे। उन्होंने कहा कि हम रिपीट नहीं करते, तो अमित शाह जी की 2 टर्म कैसे हो गई फिर? ठीक है, जवाब लीजिए संगीत रागी जवाब ले लीजिए। संगीत रागी भाई देखिए, 2 टर्म जो है वो उनके कॉन्स्टिट्यूशन के अनुसार है, लेकिन आप ये देखिए ना कि एक परिवार ने कोई क्या भारतीय जनता पार्टी पर कोई रहा है क्या? हमेशा बदलता रहा है। किसी असामान्य परिस्थितियों में यदि लोकसभा का चुनाव हो या तो किसी को कंटिन्यूटी दे दी गई हो। लेकिन आप ये देखिए कि अमित शाह जी बने, उनसे पहले कोई और अध्यक्ष थे, उनसे पहले कोई और अध्यक्ष थे, आज नड्डा जी हैं, कल कोई और अध्यक्ष होगा। तो ये पार्टी के अंदर सातत्य है, लेकिन ऐसा कांग्रेस पार्टी के अंदर नहीं है। मैं इसी ओर इशारा कर रहा था और इसको कोई बताने की आवश्यकता नहीं है। कुछ चीजें जो होती है वो स्वयं सिद्ध प्रमेय कहा जाता है। जैसे ट्रायंगल के तीनों कोण का मिलाकर 180 डिग्री होगा, ये अपने आप में समसिद्ध। तो उसी अनुसार से गांधी परिवार, कांग्रेस पार्टी मीन्स गांधी परिवार, कांग्रेस पार्टी गांधी परिवार से बाहर सोच ही नहीं सकती है। मैं अभी भी कह रहा हूं, इसलिए जो कोई भी कल जाकर के यदि अध्यक्ष बनता भी है तो उसे गांधी परिवार के इशारों पर ही चलना पड़ेगा। ठीक है, जवाब दीजिए। और ये कह रहे हैं कि आने वाले दिनों में वैसे ही टकराव देखने को मिलेगा, लेकिन वो वही करेगा जो गांधी फैमिली चाहती है। सर जवाब ले रही हूँ, आप ही के सवाल का जवाब ले। बिल्कुल नहीं, मैंने जैसे कहा कि अभी भी विपक्ष नहीं समझ पा रहा है कि क्या बोले। आज गांधी परिवार ने जो योगदान दिया है, आज की बात नहीं है, कांग्रेस पार्टी जब से बनी है तब से जो योगदान दिया उसको कोई आप नकार नहीं सकते। जब कांग्रेस पार्टी सीताराम केसरी जी अध्यक्ष थे, उसके बाद सोनिया जी को, तब कांग्रेस पार्टी सिर्फ 2 या 3 स्टेट में थी। सोनिया गांधी जी को जब अध्यक्ष बनाया गया
तब कांग्रेस पार्टी की हालत बहुत पतली थी। अब पूरी मेहनत करके, जब कभी नहीं सोचा था इनका राइजिंग इंडिया, सारा सबको इंडिया शाइनिंग सब फ्लॉप हो गया था। 2004 में जब किसी ने नहीं सोचा था, कांग्रेस पार्टी को सत्ता में लेके आई सोनिया जी, और पहली बार, या तो प्रधानमंत्री पद की लालच कितनी है हम सब देख रहे हैं, ऐसी महिला जिन्होंने प्रधानमंत्री पद को टुकराया, पूरे देश के साथ में था, उसके बाद 2009 का चुनाव उन्होंने जीता। तो मुझे लगता है कि अगर गांधी परिवार से कोई अध्यक्ष रहा है, उनके परफॉर्मेंस के बेस पे अध्यक्ष रहा है, लोगों की चाहना के कारण अध्यक्ष रहा है, और कांग्रेस कार्यकर्ताओं की इच्छा के कारण अध्यक्ष रहा है, हमको किसी और को पूछने की जरूरत नहीं है। और कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता में इतना दमखम है, इतनी मैच्योरिटी है कि उसको समझ में आए कि उसका भविष्य क्या है। तो ये कहना कि नहीं, अध्यक्ष बनने के बाद, मैंने जैसे कहा कि आज इनका जो मार्गदर्शन मंडल है, बाहर के जो लोग हैं वो 80+ उसमें जुड़ जाते हैं पार्टी में, और इनके अंदर के लोग हैं वो बाहर चले जाते हैं। तो यहाँ हमको नागपुर नहीं जाना पड़ता है, कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता को कहीं नहीं जाना पड़ता है। और संगीत रागी जी को मैं चैलेंज करूंगा, क्या भाजपा में उनको बोल के, वैसे तो ये अनाधिकारिक प्रवक्ता है भाजपा के, पर इनकी इतनी तो चलती होगी कि थोड़ा बहुत उनकी सुन ले, तो बोल के चुनाव करके दिखा दे एक बार। ठीक है, मैं जवाब फिर ले इनकी लीजिए, बात को जवाब ले लीजिए करूंगा। संगीत रागी। देखिए रोहन गुप्ता जी, आपकी पार्टी, आपने श्रीमती सोनिया गांधी जी की उपलब्धियों के बारे में बहुत प्रशंसा की कि जब वो पार्टी अध्यक्ष बन के आई तो कांग्रेस पार्टी इतने राज्यों में विजयी हुई। लेकिन 2014 के चुनाव के पश्चात आप एक के बाद एक चुनाव हारते गए। आज 12 स्टेट ऐसे हैं जहां 12 राज्यों में जितनी विधानसभाएं हैं उनको सबको मिला दी जाए तो 1156 के आसपास सीटें बनती हैं, और उसमें कांग्रेस पार्टी को मात्र 26 विधायक हैं। 6 ऐसे राज्य हैं जहां शून्य बटा सन्नाटा है। आप हैं ही नहीं। आप कांग्रेस आज के दिन में जिसका नेतृत्व की आप प्रशंसा कर रहे हैं, राहुल गांधी 21 बार नेतृत्व कर चुके हैं, वो सब फेल के 21 चुनाव का उन्होंने नेतृत्व किया है और वो सब में फेल रहे हैं। अभी आपने देखा ब्रिटेन के अंदर पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी की वाइब्रेंसी क्या होती है। प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन के खिलाफ थोड़ा सा भी माहौल बना और उनको अपदस्थ होना पड़ा। ये पार्टी पर भी होता है, संगठन में भी होता है और प्रधानमंत्री पद के बारे में है। लेकिन आप देख रहे हैं कि एक फेलियर के रूप में आप रोज नरेंद्र मोदी से आप उनको मांगते हैं, इस बार चुनाव में दिखाना है, इस बार जरा तू खाएं। नरेंद्र मोदी एक के बाद एक सफलता की सीढ़ियां चढ़ रहे हैं। दूसरी तरफ राहुल गांधी और गांधी परिवार कांग्रेस को नीचे रसातल तक लेकर के जा रही है। इसके बावजूद भी आप गांधी परिवार की प्रशंसा कर रहे हैं। तो इसका कारण ऐसा है कि चूंकि वो लोकतांत्रिक व्यवस्था नहीं है, सारे चुने हुए लोग हैं, गांधी परिवार के भक्त हैं, उनकी पार्टी के प्रति स्वामी भक्ति नहीं है। जिस परिवार ने उसे स्थान दिया है कांग्रेस के कार्य समिति या स्पोक्स पर्सन। ठीक है रागी जी, सवाल ये उठा रहे हैं कि परफॉर्मेंस क्राइटेरिया होनी चाहिए। कांग्रेस पार्टी ने इलेक्शन दर इलेक्शन हारे हैं, तो ऐसे में कांग्रेस पार्टी में गांधी परिवार की भूमिका को लेकर, हालांकि ये भी एक फैक्ट है कि कांग्रेस पार्टी के भीतर से आवाजें उठी गांधी फैमिली के खिलाफ। कई नेताओं ने साथ भी छोड़ा, चाहे वो गुलाम नबी आजाद हो, कैप्टन अमरिंदर रहे हो, कई नेता, और G23 भी इसीलिए वजूद में आया। देखिए 10 साल तक, जैसे मैंने कहा, 10 साल तक कांग्रेस पार्टी सत्ता में रही है। अभी भाजपा को 10 साल भी नहीं हुए, पर इनका अहंकार देखिए। लेकिन रोहन जी, अभी तो 10 साल अलायंस में आप रहे। मैं ये कहना चाह रहा हूँ, मैं जवाब दे रहा हूँ। जी जी, मैं आपको वही जवाब, 10 साल तक सोनिया जी के नेतृत्व में सत्ता में रहे, और उसके बाद भी जिस प्रकार से हमने राज्यों के चुनाव हो, मध्य प्रदेश की बात हो, छत्तीसगढ़ की बात हो, राजस्थान की बात हो, हमने हर चुनाव में बहुत अच्छा, जब राहुल जी भी अध्यक्ष थे, सिर्फ 3 महीने पहले जब लोकसभा के चुनाव थे दिसंबर 2013 में, हमने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस किया। उसके बाद जब राहुल जी अध्यक्ष रहे, उनको लगा कि लोकसभा चुनाव में जो हार हुई है उसकी उनकी नैतिक जिम्मेदारी है, उन्होंने उसका इस्तीफा दे दिया। रोहन जी, इसमें फैक्चुअली मेरा सवाल है, दिसंबर 2013 में तो आप दिल्ली भी हार गए थे। आप मुझे बताइए कौन से स्टेट्स आपने जीते थे तब, और मुझे अगर गलत याद नहीं, आप मुझे दुरुस्त कर दीजिएगा। मेरा सवाल ही आपके लिए, आप राजस्थान भी हारे थे। बिल्कुल, अरे दिसंबर 2013 में हम जीते थे ना। दिसंबर 2013 में आपको शिकस्त मिली थी सर, स्टेट के इलेक्शंस थे जो जीते थे, छत्तीसगढ़ जीते थे, राजस्थान जीते थे। दिसंबर 2013 में आप राजस्थान नहीं जीते थे। आपकी वापसी अशोक गहलोत के साथ 2018 में हुई सर। 2018 की बात कर रहा हूं मैं जी, वही आपने दिसंबर 2013 बोला, इसलिए मुझे आपको ऑब्जेक्ट करना पड़ा, इंटरप्ट करना पड़ा। 18 की बात कर रहा हूं। ठीक है, सुधांशु जी हमारे साथ आ गए। सुधांशु जी, आप इस डिस्कशन में लेट आए सर। अभी थोड़ी देर पहले जो रोहन गुप्ता सवाल उठा रहे थे, वो सवाल उठा रहे थे बौखलाहट का। वो कह रहे हैं इतना डेमोक्रेटिकली प्रेसिडेंट का इलेक्शन हो रहा है,
तो दूसरी पार्टियों के पास अब मुद्दे नहीं बचे। बीजेपी में अब बौखलाहट है, खीज है। आपका जवाब सर? देखिए कितना डेमोक्रेटिकली यहां अध्यक्ष का चुनाव होता है कि 21वीं सदी का पहला सूरज जिस दिन से उगा है, जिसको हम मिलेनियम जनरेशन कहते हैं, तब देश में 2/3 आबादी ऐसी जिसने होश संभाला होगा तो उसको पिछले 20-22 साल का ही याद होगा, तब से एक ही परिवार का अध्यक्ष है। इतना डेमोक्रेटिक है इलेक्शन कि 3.5 साल हो गए राहुल गांधी जी को अध्यक्ष पर छोड़े हुए, और 3.5 साल में माता पुत्र भ्राता भगनी घूम के जाके अब कह रहे हैं कि चुनाव की बात कर रहे हैं। और इतना डेमोक्रेटिक है कि 18 दिन केरल में चल रहे हैं भारत जोड़ो यात्रा में, और अमेठी रायबरेली टच ही नहीं कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश में 1 दिन, वो तो भौगोलिक स्थिति ऐसी है कि दक्षिण भारत से अगर दिल्ली आना है तो उत्तर प्रदेश को कहीं ना कहीं टच ही करना पड़ेगा, तो वो बहुत स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ता है। हां, जहां तक कांग्रेस के अंदर की डेमोक्रेसी है तो मैं एक ही उदाहरण देना चाहूंगा। हम अपना कोई आरोप नहीं लगा रहे, इनके नेता की जबानी बता रहे हैं। डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने सोनिया गांधी जी की उपस्थिति में प्रणब मुखर्जी जी की पुस्तक के विमोचन के समय कहा था कि जब मुझे पीएम बनने को कहा गया तो मैं प्रणब दा के पास गया। मैंने कहा कि प्रणब दा आप मुझसे अधिक योग्य हैं, मैंने कहा प्रणब दा आप सबसे अधिक योग्य हैं, मगर मैडम ने मुझे आदेश किया है। आप बताइए कितना डेमोक्रेटिक चुनाव होता था, सबको दिखाई पड़ता है कितना डेमोक्रेटिक इनका नेतृत्व चुना जाता था। पीवी नरसिम्हा राव कितने डेमोक्रेटिक तरीके से चुन के आए थे, और तो और राजीव गांधी जी कितने डेमोक्रेटिक तरीके से चुन के आए थे, पूरे देश को याद है। और कई बार नई पीढ़ी को नहीं ध्यान रहता है, इंदिरा जी कैसे चुन के आई थी, डेमोक्रेटिक तरीके से, या इंडिकेट सिंडिकेट की लड़ाई में गूंगी गुड़िया बन के। नेहरू जी कैसे चुन के आए थे, डेमोक्रेटिक तरीके से। सारी की सारी कांग्रेस कमेटी तो पटेल जी के पक्ष में थी। तो इनका तो पूरा इतिहास है ना कि कितने डेमोक्रेटिक तरीके से नेतृत्व उभरता है, वो पूरा का पूरा देश देख रहा है। कुल मिलाकर बात यह है कि सत्ता परिवार के पास रहनी है, मोहरा कोई भी रह ले। इसीलिए 3.5 साल से कोरस चल रहा था, त्वमेव माता पुत्रम त्वदेव, त्वमेव भगनी भ्राता त्वदेव, उसी में घूम रहे हैं। इसलिए 3.5 वर्ष में या इस बात पे निर्णय नहीं कर पाए, और आज तथा कथित रूप से अपना चुनाव की बात कर रहे हैं। वैसे ये इनका अंदरूनी मामला है, ये किसी को बनाएं, किसी को बैठाएं, जो बिगाड़ें, अच्छा करें, जो करें, ये इनका नितांत अंदरूनी मामला है। क्योंकि ये अपने को 137 साल पुरानी पार्टी कहते हैं। इन 137 साल में कांग्रेस का नेतृत्व कई बार देश की जनता की नजरों में नायक बना, कई बार खलनायक भी बना, मगर हास्य या उपहास का पात्र पहली बार बना है जब कोई गंभीरता से न ले रहा हो। वो चुनौती इस समय कांग्रेस के लिए बहुत बड़ी है। ठीक है, जवाब लीजिए। रोहन जी ये कह रहे हैं कि मोहरा कोई भी हो, लेकिन सत्ता तो गांधी परिवार के पास ही रहेगी। देखिए अदिति जी, जिनको जनता ने, देश की जनता ने 60 साल तक नकारा हो, उनकी बौखलाहट स्वाभाविक है। उन्होंने कहा कि अंदरूनी मामला है, पर बौखलाहट देखिए इनकी। आज कांग्रेस पार्टी में अध्यक्ष के चुनाव हो रहे हैं और हर भाजपाई बौखलाया हुआ है। भारत जोड़ो यात्रा से हर भाजपाई बौखलाया हुआ है। अरे किसी की हिम्मत है कि आप चल के दिखाइए 25 किलोमीटर, एक दिन तो चल के दिखाइए जनता के लिए। और हम लोग किस चीज के लिए चल रहे हैं? जनता के मुद्दों के लिए चल रहे हैं। बेरोजगारी की बात हो, गरीबी की बात हो, महंगाई की बात हो, क्यों भाजपा इन मुद्दों पे चर्चा से डरते हैं? क्योंकि उन्होंने जनता को लूटा है। जो 70 साल में बना था वो 8 साल में बेच बेच के खा जाने वालों को हमको सवाल पूछने का कोई अधिकार नहीं। इन्होंने काफी बात की है, इतिहास के एक्सपर्ट हैं सुधांशु जी। मैं सवाल पूछना चाहूंगा, गडकरी जी की क्या गलती थी, उनको निकाला गया? येदुरप्पा जी उनसे बड़े हैं, करप्शन में मास्टर है, उनको लिया जाता है और गडकरी जी को निकाला जाता है, जो शिवराज सिंह चौहान को निकाला जाता है। क्यों? क्योंकि उनके वहां पे एक ही व्यक्ति की चलती है। अगर आप उनको नहीं मानेंगे तो आपको निकाला जाएगा। लोकतंत्र की कहीं पे जवाब नहीं है। यही लोग कहते हैं कि गडकरी जी वन ऑफ द बेस्ट परफॉर्मिंग मंत्री हैं, तो उनको क्यों हटाया गया? ठीक है, आपका अपना सवाल है, आपका अपना सवाल है, लेकिन जवाब मैं लूंगी सुधांशु जी से प्लीज। लेकिन सुधांशु जी, कांग्रेस पर सालों से राजनीतिक आरोप यही लगा कि वो परिवार के बाहर सोच नहीं पाती है। कांग्रेस के लिए ये उसका सबसे बड़ा माइनस पॉइंट बन गया और विरोधियों के लिए उसके खिलाफ सबसे बड़ा प्लस पॉइंट भी बना। बीते दिनों के प्रधानमंत्री मोदी के, होम मिनिस्टर अमित शाह के और बीजेपी प्रेसिडेंट जेपी नड्डा के बयान आज आपको सुनने चाहिए। उसके बाद सुधांशु त्रिवेदी जी आपसे सवाल है। भाई भतीजावाद, और जब मैं भाई भतीजावाद, परिवारवाद की बात करता हूं तो लोगों को लगता है मैं सिर्फ राजनीतिक क्षेत्र की बात करता हूं। जी नहीं, दुर्भाग्य से राजनीतिक क्षेत्र की उस बुराई ने हिंदुस्तान की हर संस्थाओं में परिवारवाद को पोषित कर दिया है।
बाप की बात, बेटा बेटा कैसा है दिखना ही नहीं, बेटा ठीक नहीं दूसरे से तो दामाद की लाइन लगा कर बैठे, और अगर कोई नहीं है तो खाली रहेगा, मगर रोटी आएगा। सारी राजनीतिक पार्टी परिवारवाद में देखते थी, मगर मोदी जी ने भारतीय जनता पार्टी के जब नेता बने और लोगों के सामने सुशासन का मंत्र था, तब परिवारवाद उखाड़ उखाड़ कर इस देश की जनता ने फेंक। ये कांग्रेस पार्टी, ये भूपेश बघेल, ये लोग कोई विचारधारा की पार्टी नहीं चला रहे हैं। ये भूपेश बघेल भी भाई बहन की पार्टी को चला रहे हैं, भाई बहन की पार्टी, और किसी की पार्टी नहीं। मुझे बड़ी हैरानगी हुई आजकल भारत जोड़ो कार्यक्रम में जा रहे हैं। अरे पहले पार्टी तो जोड़ लो। और सुधांशु जी लगातार हमारे साथ है। सुधांशु जी, ये सवाल थोड़ी देर पहले मैंने पूछा था संगीत रागी से भी। सवाल यही है, अगर अशोक गहलोत या शशि थरूर में से कोई भी कांग्रेस प्रेसिडेंट चुन लिया जाता है, वो इलेक्शन जीत लेता है, तो फिर आप परिवार पर हमला कैसे करेंगे? आपका जो मेन अटैक रहा वो तो रहा परिवारवाद के इर्द गिर्द ही, तो वो मुद्दा तो आपके हाथ से निकल जाएगा ना। देखिए, हाँ, जैसे अभी कुछ दिन पहले मोतीलाल वोरा जी कार्यकारी अध्यक्ष थे कि नहीं थे, इसीलिए मैं आपको यह बात बता रहा हूं कि कांग्रेस का स्वतंत्रता से पहले से लेकर आज तक का इतिहास देख लीजिए। यहां तक कि नेहरू जी कब अध्यक्ष बने थे? 1929 का लाहौर कांग्रेस अधिवेशन, जिसमें पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित किया, मोतीलाल नेहरू जी हटे और जवाहरलाल नेहरू जी बने। तो 90 वर्षों से सीधा परिवार का प्रभाव दिख रहा हो ऐसा। और याद करिए, आजादी के बाद पहला चुनाव हुआ कांग्रेस का, तो पुरुषोत्तम दास टंडन अध्यक्ष बन गए। नेहरू जी के कैंडिडेट कृपलानी जी थे, तो पुरुषोत्तम दास टंडन को इस्तीफा देना पड़ा। बाद में कृपलानी जी को 57 में इस्तीफा देना पड़ा। और अगर परिवार के खिलाफ कोई आया तो कांग्रेस के इतने टुकड़े हुए, कांग्रेस एस, कांग्रेस आर, कांग्रेस ओ, कांग्रेस यू। मैंने बचपन में अटल जी की एक स्पीच सुनी थी, उन्होंने बोला था कांग्रेस मैं, कांग्रेस तू, कांग्रेस आई, कांग्रेस गई। वर्तमान कांग्रेस भी तो 1979 में कांग्रेस आई के रूप में आई थी। अच्छा, फिर आप देखिए, उसके बाद शरद पवार क्या बने? कांग्रेस से ही बने हैं। तृणमूल कांग्रेस कांग्रेस से ही बनी है। जगन मोहन रेड्डी कांग्रेस से ही बने हैं। तो इनके यहां तो अगर आपने परिवार की बात नहीं सुनी तो वो गए। और हमारे यहां, मैं भाजपा नहीं जनसंघ के जमाने से कह रहा हूं, 1951 से लेके आज 71 वर्ष हो गए, एक बार भी पार्टी का वर्टिकल डिवीजन नहीं हुआ है। यदि कोई नेता किसी कारणवश पार्टी से छोड़ के गए तो वो वापस उन्होंने महसूस किया कि पार्टी में ही उनको मान सम्मान मिला। रोहन गुप्ता जी बता दें, हम एक नहीं दर्जन नेता आपको बता देंगे। वर्तमान राजनीति में आधा दर्जन नेता है जो आपकी पार्टी से बाहर निकल के गए और अपने राज्यों में उनका कद आपकी पार्टी से बड़ा है। हमारे यहाँ एक ऐसा नेता बता दीजिए। ठीक, रोहन गुप्ता। मैं जवाब इसका, सुधांशु जी, पहले तो आपने इतिहास की बात की, पूर्ण स्वराज्य की अच्छी बात की। आप ये भूल गए कि वो भी कांग्रेस पार्टी थी और आजादी की लड़ाई में आपकी पार्टी का क्या रोल रहा आपको मालूम है। हमने तो मुस्लिम लीग के साथ सरकार नहीं बनाई थी, हमने तो हिंद छोड़ो आंदोलन का विरोध नहीं किया था, हमने तो ब्रिटिश साम्राज्य की माफी नहीं मांगी थी, हमने तो उनका पेंशन नहीं खाया था। ये तो सब आपकी उपलब्धियां हैं। और आप जिस कांग्रेस पार्टी की बात करें, जितने भी आईएएस जो भी गिना दें, ये वही कांग्रेस पार्टी है कि आज भी देश की आजादी के बाद अधिकतर सालों तक शासन कांग्रेस पार्टी ने किएगा। और ये देश की जो जनता है उसका आशीर्वाद है, आपके आशीर्वाद से नहीं चले। और आप अभी बात कर रहे थे, जो अडवाणी जी जो देश के गृह मंत्री रहे, उप प्रधानमंत्री रहे, उनका क्या हाल, उनके गुरु का क्या हाल चेले ने किया आपके सामने, मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं है। जो लोग अच्छा, जो लोग भी विरोध करते गए, सबको मार्गदर्शन मंडल में भेज दिया गया। मैं गुजरात से हूं, गांधीनगर में अडवाणी जी चुनाव सालों से लड़े, 20 साल तक, उनको हटा के अमित शाह जी ने टिकट लड़के चुनाव लड़ा। तो आप मत समझाइए हमको, हमारे वहां पे लोकतंत्र है और कांग्रेस का कार्यकर्ता डिसाइड करता है कि कांग्रेस पार्टी कहां पे जाएगी। और उसके कारण ही अधिकतर साल आपने कितना भी ये आप कह रहे हैं, आप कह कांग्रेस पार्टी। मेरा सवाल, एक और सवाल है, क्या कांग्रेस पार्टी में, कांग्रेस पार्टी शासन में, मेरा सवाल सुनिए प्लीज, क्या कांग्रेस पार्टी में इतने दशकों में, जो अभी थोड़ी देर पहले सुधांशु जी सवाल उठा रहे थे, क्या कांग्रेस पार्टी में ऐसे करिश्मेटिक लीडर आए ही नहीं कि वो कांग्रेस पार्टी की कमान को संभाल पाते इतने दशकों तक?
अगर आप कांग्रेस पार्टी के शासन की बात करें, उसके प्रेसिडेंट्स की बात करें, तो ये एक तथ्य है कि लंबे अरसे तक कंट्रोल गांधी फैमिली के पास ही रहा है। आप इस तथ्य से तो इनकार नहीं कर पाएंगे रोहन जी। सोनिया जी अध्यक्ष बने, उसके पहले नरसिंह जी अध्यक्ष थे, सीताराम केसरी जी अध्यक्ष थे, और आप इतिहास निकाल के देख लीजिए कितने साल तक सर जिस पीरियड की आप बात कर रहे हैं, सोनिया जी ने सक्रिय राजनीति में कदम कब बढ़ाए? सोनिया जी ने सक्रिय राजनीति में कदम कब बढ़ाए रोहन जी? आपकी जो अभी आप जो अपना रिपोर्ट दिखा रहे थे, कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष का जो पूरा 51 से कितने नॉन गांधी आप ही काउंट कर रहे, आप उसको रिपीट कीजिए आपके स्क्रीन पे, आपको जवाब मिल जाएगा। देखिए कांग्रेस पार्टी इसीलिए तो मैं सवाल पूछ रही हूँ, इसीलिए मैं सर आपसे सवाल पूछ रही हूँ। जी जी, इसीलिए वो सवाल है जी क्या कि कांग्रेस पार्टी में क्या करिश्मेटिक लीडर्स की कमी रही? दूसरा, जो भी सुधांशु जी ने कहा कि आपकी पार्टी के अगर गांधी फैमिली की लीडरशिप इतनी करिश्मेटिक थी तो आपकी पार्टी से निकलकर दूसरी पार्टियां क्यों बन गई? और यहां पर मेरा सवाल यह भी है, ये तो अभी भी दूसरी पार्टी की बात कर रहे हैं, जो लगातार चर्चा हो रही है कि सचिन पायलट और अशोक गहलोत जी दोनों के बीच जो फाइट है, जिसमें कहा जा रहा है एक व्यक्ति एक पोस्ट, अशोक गहलोत कह रहे नहीं ऐसा कोई रूल नहीं है, इस तरह की रिपोर्ट्स भी आ रही हैं, तो टकराव तो अभी दिखाई दे रहा है। अरे टकराव होता तो आज भी भारत जोड़ो यात्रा में सचिन जी हैं, 2-4 दिन बाद गहलोत जी जा रहे हैं। देखिए ये सब मीडिया की मनगढ़ंत बातें हैं। कांग्रेस पार्टी जिस प्रकार से आगे बढ़ रही है, लोकतांत्रिक तरीके से बढ़ने का एक नया कदम कांग्रेस पार्टी ने उठाया हो, भारत जोड़ो की बात हो, एक नया कदम कांग्रेस पार्टी उठा रही है, और जिस प्रकार का समर्थन जन समर्थन मिल रहा है, क्योंकि जनता को अब लग रहा है कि जनता के मुद्दों पर बात हो रही है, ये भाजपाई नफरत की राजनीति अब खत्म हो रही है, देश को बांटने की राजनीति अब खत्म हो रही है, तो भाजपाई की बौखलाहट तो स्वाभाविक है। और इनका इतिहास खंगाल के देखिए, ये तो इतिहास के मास्टर है, जरा 10 डेट निकालिए। आज सुभाष चंद्र बोस की बात कर रहे हैं, उनका विरोध आजाद हिंद फौज का विरोध सावरकर ने किया था, ये डॉक्यूमेंट फैक्ट है, मुझे सुधांशु जी को बताने की जरूरत नहीं है। जवाब लीजिए सुधांशु जी, सुधांशु जी जवाब। ठीक है सर, जवाब लीजिए। में सावरकर जी ने मंच से कहा था, ठीक है जवाब ले रही हूँ, आप ही के सवाल का जवाब ले रही हूँ रोहन जी, आप ही के सवाल का जवाब ले रही हूँ। सुधांशु कहां से फर्जी बोलने लगते हैं भाई आप? सावरकर जी ने मंच से कहा था, सुनिए मैं नेताजी सुभाष चंद्र बोस को कोट कर रहा हूं, नेताजी सुभाष चंद्र बोस का आजाद हिंद फौज के रेडियो का, आजाद हिंद फौज की रेडियो की आर्काइव में अवेलेबल है, 25 जून 1944 को नेताजी ने कहा कि बहुत दुख की बात है जब कांग्रेस के कुछ नेता अदूरदर्शिता के कारण आजाद हिंद फौज के सैनिकों को भाड़े का सैनिक कहकर उनका मजाक उड़ा रहे हैं। उस समय मिस्टर सावरकर भारतीय नौजवानों को भारत की सेना में भर्ती होने के लिए प्रेरित कर रहे हैं, यह एक अच्छी बात है, यह सुभाष चंद्र बोस का बयान है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं, और सुनिए दूसरी बात, इसीलिए आपसे बात कह रहे हैं, एक बात सुनिए, सुभाष चंद्र बोस काहे कांग्रेस का अध्यक्ष पद छोड़े थे? ये सुनिए, वही याद दिलाते हैं जब कांग्रेस अध्यक्ष बने 1939 में। मैं आपको जवाब, आप रोहन जी उनकी बात पूरी हो जाने दीजिए, मैं वापस आपको मंच दूंगी। रोहन जी उनकी बात पूरी हो जाने दीजिए प्लीज, पूरी बात हो जाने दीजिए, फिर मैं मंच दूंगी आपको वापस। बस सुधांशु जी बात पूरी करें सर। देखिए 1939 में सुभाष चंद्र बोस जी कांग्रेस के अध्यक्ष बने। मैं विनम्रता से कहता हूं, गांधी जी के ये कहने के बाद भी कि पट्टाभी रमैया की हार मेरी व्यक्तिगत हार होगी, इसके बावजूद पट्टाभी रमैया हार गए और सुभाष चंद्र बोस जीत गए। इसका मतलब कांग्रेस के अंदर कौन ज्यादा लोकप्रिय था, गांधी या सुभाष, ये क्लियर था। सुभाष चंद्र बोस जी ने कहा, जब 1 सितंबर 1939 को हिटलर ने पोलैंड पर अटैक किया, सेकेंड वर्ल्ड वॉर शुरू हो गया, उन्होंने कहा यही मौका है ब्रिटेन को दबाने का, मगर नहीं माने नेहरू जी और नहीं माने गांधी जी, और समर्थन चलता रहा कांग्रेस के साथ। यह 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन क्यों शुरू हुआ भाई, मुझे बताइए? इसलिए कि दिसंबर 41 में पर्ल हार्बर हो गया था और हिटलर ने उस समय अटैक कर दिया था रशिया के ऊपर भी, और इतना ही नहीं था, उस समय आजाद हिंद फौज का गठन हो गया था। इसीलिए जो रिजोल्यूशन आप है 1942 का पढ़े तो उसमें यह भी है कि भारत को आजादी देना कांग्रेस ये मांग करती है, भारत के हित में और ब्रिटिश राज्य के भी हित में है, क्योंकि साम्राज्यवादी शक्तियां पूर्वी सीमा पर आ गई हैं। कौन ये साम्राज्यवादी शक्तियां थी जो पूर्वी सीमा पे आ गई थी? और मैं ये भी पूछता हूं मान्यवर रोहन जी, आपने 4 मार्च 1931 को इरविन के साथ पैक्ट किया था, उससे लेकर 47 के बीच में केवल एक भारत छोड़ो आंदोलन 2 महीना छोड़ के कोई आंदोलन बताइए जो कांग्रेस ने किया हो। जवाब ले लीजिए रोहन जी, पहले इसका जवाब, रोहन जी पहले इसका जवाब। सावरकर जी ने आजाद हिंद फौज के खिलाफ ब्रिटिश सेना में भर्ती होने के लिए अभियान चलाया था और उनके अधिवेशन में आह्वान किया था कि देश को बचाने के लिए आजाद हिंद फौज को रोकना जरूरी है। मैं चैलेंज के साथ बोलता हूं, आपको दिखाइए, झूठ मत बोलिए। दूसरी बात, मुस्लिम लीग के साथ सरकार किसने बनाई?
आज 1942 के में बताइए, अब हम मत बोलिए। दबाने के लिए मुस्लिम लीग सरकार के वित्त मंत्री, मुस्लिम लीग सरकार के वित्त मंत्री श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने बंगाल के अंग्रेज गवर्नर को पत्र लिखा और कहा कि इस आंदोलन को कुचलने के लिए बहुमूल्य सुझाव भी दिए। ये हकीकत में इतिहास के पन्नों से कर रहा हूं, झूठ मत बोलिए। आपका गद्दारी का इतिहास रहा है, देश को बचाने की बात आप मत कीजिए। आज भी आप अंग्रेजों की नीति पे चल रहे हैं, देश को तोड़कर राजनीति कर रहे हैं, देश को जोड़कर राजनीति नहीं कर रहे। जिस दिन हिंदू मुसलमान बंद हो गया, आप सबकी दुकान बंद हो जाएगी। सुधांशु जी, ये मत कीजिए। देश को जो कांग्रेस पार्टी देश को जोड़ने का काम करिए, आपकी बौखलाहट स्वाभाविक। ठीक है रोहन गुप्ता जी, जब आप ये बातें कह रहे हैं तो मुझे स्टेटमेंट याद आ रहा है। G23 में आपके नेता थे आनंद शर्मा, ISS के साथ जो वेस्ट बंगाल में आपका टाइप हुआ था ना सर, मुझे अभी तक याद है वो विवाद हुआ था उनके उस स्टेटमेंट पर, क्योंकि उन्होंने ये कहा था जो गांधी की और नेहरू की सेक्युलरिज्म की पॉलिसी रही है ये उसके साथ एक बड़ा कॉम्प्रोमाइज है। मुझे याद है उस स्टेटमेंट पर काफी विवाद हुआ था। तो राजनीति में ऐसे कई एग्जाम्पल्स हैं जहां पर इस तरह के समझौते हुए हैं, कई ऐसे एग्जाम्पल्स हैं। लेकिन आपने सवाल सुधांशु त्रिवेदी से पूछा है, तो सुधांशु जी आप इनका जवाब दीजिए। उसके बाद रोहन गुप्ता, सवाल ये भी है कि सीताराम येचुरी के बाद आज जब ये डिस्कशन हो रहा है कि नॉन गांधी को बना दिया जाए कांग्रेस का प्रेसिडेंट, करीब 24 साल, और उसके बाद भी सवाल ये आपको ये डिसाइड करने में 3 साल लगे, एक अनसर्टेनिटी रही, उससे भी जुड़ा मेरा सवाल होगा। लेकिन पहले सुधांशु जी आपका जवाब, उसके बाद रोहन गुप्ता। देखिए, मैं इन्होंने चूंकि पुरानी बात कही तो अब मुझे बताना पड़ेगा। इन्होंने जो कहा कि कांग्रेस ने जोड़ने का काम किया, तो मैं सिर्फ फैक्ट के साथ बोल रहा हूं। मुस्लिम लीग के मांग पर मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्र की मांग कांग्रेस ने 1916 लखनऊ कांग्रेस अधिवेशन में स्वीकार की, और वही क्षेत्र बाद में जाकर पाकिस्तान बने। आपने विभाजन की नींव डाली। मैं कोट करके बोल रहा हूं, 1916 लखनऊ कांग्रेस अधिवेशन, जिसके अध्यक्ष रोहन जी, अगर आपको नहीं याद हो तो मैं बता देता हूं, अंबिका चरण मजूमदार थे। और उसी अधिवेशन में जो आयोजन समिति के अध्यक्ष थे, स्वागत समिति के, वही जगत नारायण मुल्ला पूरा का पूरा काकोरी प्रकरण में चंद्रशेखर आजाद और अशफाक उल्ला खां और ठीक है। लेकिन मेरा सवाल जो रोहन जी आपसे, सीताराम केसरी, और मैं बताता हूं, सीताराम केसरी सुन लीजिए प्लीज सुन लीजिए। सीताराम केसरी के बाद इतना लंबा अरसा क्यों लग गया? देखिए, मैंने जैसे कहा, सीताराम जी जब अध्यक्ष थे, जिस प्रकार से कांग्रेस की परिस्थिति थी, कांग्रेस के कार्यकर्ता को लगा कि नहीं, सोनिया जी का नेतृत्व जरूरी है, उनको अध्यक्ष बनाया गया। तब कोई नहीं सोचता था कि कांग्रेस पार्टी की सरकार आएगी। जिस प्रकार से 6 साल पूरी मेहनत हुई, पूरे देश में कांग्रेस पार्टी का परचम लहरा है। 2004 में जब भी इंडिया शाइनिंग की बात होती, उसको फ्लॉप करके 2004 में कांग्रेस पार्टी की सरकार आई। उसके बाद 2009 में उससे भी ज्यादा सीटों से जीतकर कांग्रेस पार्टी की सरकार आई। 10 साल तक कांग्रेस की सरकार चली। उसके बाद भी जब भी मौका आया, राहुल जी ने भी जब अध्यक्ष बने उसके 2017 में, और कांग्रेस जो वर्किंग कमेटी है अध्यक्ष का चुनाव वो करती है, ऐसा नहीं है कि कोई एक व्यक्ति कर देता है। सर्वसम्मति से राहुल जी को अध्यक्ष बनाया गया। उनके नेतृत्व में मध्य प्रदेश की बात करें, छत्तीसगढ़ की बात करें, राजस्थान की बात करें, ये सारे चुनाव में भाजपा की नफरत की राजनीति के बावजूद भी कांग्रेस पार्टी जीत के आई। 2019 में जिस प्रकार से उन्होंने दुष्प्रचार किया पुलवामा के हमले के बाद में, वो लोग सरकार में जीत के, और राहुल जी नैतिक साझेदार। रोहन जी, मैं थोड़ा सा इतिहास, और आप मेरा इतिहास दुरुस्त कीजिएगा। क्या सीताराम केसरी और सोनिया गांधी के बीच जो टकराव हुआ, जब सोनिया गांधी की पार्टी में प्रेसिडेंट के तौर पर ताजपोशी हुई, क्या वो टकराव नहीं था? क्या उसे लेकर विवाद नहीं था? कौन से इलेक्शंस हुए थे? आप मुझे थोड़ा सा, मैं सीरियसली आपसे पूछ रही हूं, आप मुझे बताइए वो इलेक्शंस जो हुए थे। मेरा जवाब दे रहा हूं आपको जी। जब ये सीताराम केसरी जी जब नेतृत्व में थे, जिस प्रकार से कांग्रेस पार्टी चुनाव हारी थी, और कांग्रेस पार्टी ने तय किया, ये सोनिया जी ने तय नहीं किया। आज जो मैं वर्तमान अगर अध्यक्ष हूं तो मेरा प्रभाव होगा पार्टी पे, तब मिलके सबने तय किया कि कांग्रेस पार्टी की कमान सोनिया जी को दी जाए, और वो जो डिसीजन है 5 साल में वो सही साबित हुआ। और 10 साल तक कांग्रेस की सरकार चली, लघुमती सरकार होने के बावजूद भी हमने पूरी तरह से देश का जो विकास हुआ है 10 साल में आपके सामने, हमने 27 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा से निकाला है, और 8 साल में 23 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा में डालने वाले लोग आज हमसे सवाल कर रहे हैं।
मुद्दा यहाँ पे अदिति जी आपको समझने की जरूरत है। आज कांग्रेस पार्टी लोकतांत्रिक तरीके से जो चुनाव कर रही है, आप इतिहास की बात कर रहे हैं, मैं आपको बताऊं जो अधिकतर हमारे अध्यक्ष रहे हैं वो नॉन गांधी रहे हैं। आप देख लीजिए जो आपका ऊपर स्क्रीन आ रहा है, यूएन टेबल 1955 से 1959, उसके बाद भी अध्यक्ष देख लीजिए। ये परफॉर्मेंस के बेस पे होता है, ये किसी को कोई व्यक्ति डिसाइड नहीं करता है कांग्रेस पार्टी में। और सीडब्ल्यूसी कांग्रेस वर्किंग कमेटी का ये पावर है कि अध्यक्ष को तय करें। और अभी जिस प्रकार से लोकतांत्रिक तरीके से चुनाव हो रहे हैं, दो लोग परफॉर्मेंस की बात कर रहे हैं, किसका मतलब मैं ये मानूं कि अभी जो मौजूदा गांधी फैमिली है उसकी परफॉर्मेंस ठीक नहीं है, इसलिए आपने अब नॉन गांधी की तरफ कदम बढ़ाया है। रोहन जी, आप ही की बात सुनकर, और आप भले ही इतिहास को नकारने की कोशिश करते रहे सीताराम केसरी के नाम पर, लेकिन वो टकराव वेल डॉक्यूमेंटेड है और उस पर, और मैं आपकी मदद ही कर रही हूं। आपने कहा इस बहस को समझने की जरूरत है, एक्चुअली मैं आपकी मदद ही कर रही हूं। इतिहास के उन पन्नों को पलटकर जो बीजेपी आप पर हमले करती है उनकी क्लैरिटी देने का, उस पर अपनी बात रखने का मैं आपको मौका दे रही हूं। और इस पर आप जितना खुलकर बात करेंगे और जितना ईमानदारी से बात करेंगे उतना ही आपका पक्ष स्पष्ट होगा। एक सवाल यहां पर दीपक झा मैं आपसे भी लेना चाहती हूं कि 2019 से लेकर 2022 तक का समय 3 साल, क्या कांग्रेस पार्टी में कॉन्फिडेंस नहीं था, आत्मविश्वास नहीं था, गांधी फैमिली के अलावा किसी पर भरोसा नहीं था, गांधी फैमिली को कन्विंस करने की पावर नहीं थी, या फिर इंटरनल डायनामिक्स कुछ और थे और बहुत ज्यादा कैंडिडेट्स थे? देखिए अदिति जी, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं यहाँ पे सुधांशु जी का भी एक कोट सवाल लेता हूँ। इनकी भाजपा की बातों को मैं करूंगा, पर उपदेश कुशल बीजेपी को बाद में डिस्कस कीजिएगा, पहले आप कांग्रेस पार्टी को डिस्कस नहीं, मैं वही कह रहा हूँ कि भाजपा जो कह रही है कि राहुल गांधी और सोनिया गांधी के सिवाय कांग्रेस के नेता, कांग्रेस के जो समर्थक लोग हैं, जो जनता चाहती है कांग्रेस को, वो चाहती है कि सोनिया गांधी और राहुल गांधी अध्यक्ष बने। कोई नेता, आप कह रहे हैं जनता चाहती है, सोनिया जी की तबीयत ठीक नहीं है, वो कई बार इस बात को कह चुकी हैं। जनता भी चाहती है। आप ये बताइए ना, 3 साल पार्टी को 3 साल पार्टी प्रेसिडेंट नहीं चुन पाई, उसके बाद सवाल उठेगा ना कि पार्टी के भीतर ही कॉन्फिडेंस की कमी थी। ये सवाल उठेगा दीपक जी। रोहन जी, मैं आपको वापस फ्लो दूंगी, प्लीज। आई हैव नॉट गिवन हिम टाइम, लेट हिम फिनिश हिज वन कमेंट। ये बात बिल्कुल सही है, लेट लतीफा पे सवाल उठना चाहिए और रोहन गुप्ता जी को इस पे जवाब देना चाहिए, और कांग्रेस इस पे जवाब दे रही है। लेकिन कांग्रेस के सपोर्टर और ये भी कह रहे हैं लेट लतीफी पर सवाल उठना चाहिए। लेकिन मैं यहाँ पे एक बात बताना चाहूंगा, जो सुधांशु त्रिवेदी जी कांग्रेस के अंदर डेमोक्रेटिक की बात कर रहे हैं, लोकतंत्र की बात कर रहे हैं, ये तो देश में लोकतंत्र खतरे में डाल दिए हैं। प्रधानमंत्री जी रात में 8 बजे आते हैं और कोई भी मुद्दे पे भाषण देके चले जाते हैं, ये तो आधे पार्टी के नेताओं को भी नहीं पता होता है। तो कांग्रेस पार्टी के अंदर लोकतंत्र है, ये ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है। आज देश में लोकतंत्र नहीं है, ये ज्यादा महत्वपूर्ण है। अदिति जी, आपके हिसाब से कांग्रेस पार्टी में डेमोक्रेसी रहे ना रहे, आंतरिक लोकतंत्र, जिस पर अभी थोड़ी देर पहले रोहन गुप्ता बहुत गर्व के साथ कह रहे थे कि बताइए कोई और पार्टी जो ऐसा करने में सक्षम हो, यानी उनके लिए कोई प्राइड की बात नहीं है इसमें, उन्हें गौरवान्वित महसूस करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर ये कहना चाह रहे हैं। चलिए कोई रोहन गुप्ता, उसके बाद सुधांशु जी, पहले सुधांशु जी का जवाब ले लीजिए, फिर रोहन गुप्ता मैं आपको दूंगी। सुधांशु जी और उसके बाद रोहन गुप्ता, प्लीज जल्दी जल्दी। दीपक जी, मैंने पहले भी कांग्रेस के ही लोगों को कोट किया था और अब मैं आपको बता रहा हूं कांग्रेस में कितना लोकतंत्र है। कोलिको पुल, अरुणाचल के कांग्रेस के मुख्यमंत्री, 2 साल मिलने का समय नहीं मिला, यह उनका खुद का बयान था। हेमंता विश्व शर्मा कांग्रेस के सबसे बड़े नेता थे, आज हमारे मुख्यमंत्री हैं, उनका खुद का बयान है कि जब राहुल गांधी से लंबे समय तक मिलने को नहीं मिला, मिलने गए तो कुत्ते को बिस्कुट खिला रहे थे। अद्भुत लोकतंत्र था। गुलाम नबी आजाद साहब ने क्या बोला है, अभी लोकतंत्र आपका पूरा झारम झार सामने दिख रहा है, और जो कुछ ज्योतिरादित्य सिंधिया जी ने बोला, कितना लोकतंत्र सारा दिख रहा है। और ज्यादा हो तो आप प्रबुद्ध व्यक्ति हैं, कांग्रेस के प्रधानमंत्री रहे पीवी नरसिम्हा राव, उनकी किताब है द इनसाइडर, जिसका हिंदी अनुवाद अंतर्गाथा के रूप में भी उपलब्ध है, पढ़ लीजिए। कैसे कांग्रेस में उन्होंने कहा नेहरू जी के जमाने में व्यक्ति पूजा से बढ़कर इंदिरा जी के जमाने में पहले लोग ये कह के इंदिरा जी की नजदीकी पाने की कोशिश करते थे कि मैं नेहरू जी के नजदीक था, फिर लोगों ने चाटुकारिता की, इंदिरा जी से कहा आप उनसे ज्यादा महान थी, हमें नेहरू जी से मतलब नहीं, आप उनसे महान। फिर राजीव जी के जमाने में भयंकर जिस ढंग की चीजें आगे चली गई और अलोकतांत्रिक तरीके से निर्णय होते चले गए, ये आपके प्रधानमंत्री की कहानी, उन्हीं की जुबानी है, मैंने अपना कुछ नहीं कोट किया है। और भी आपको हो तो नेहरू जी के जो पीए थे एमओ मथाई, उनकी किताब में पढ़ लीजिए क्या कांग्रेस में मतभेद था और कैसे नेहरू जी ने चीजों का अथॉरिटेटिवली कंट्रोल करने का प्रयास किया। तो अपने नेताओं की मैं थोड़ा सा वर्तमान में रहना चाहती हूं। और रोहन जी, जैसे कि मैंने आपसे पहले कहा, एक तो विवादित इतिहास और दूसरा पिछले 24 साल में कितने नॉन गांधी प्रेसिडेंट कांग्रेस पार्टी में रहे। बीजेपी का अगर आप वेगली सोचे पिछले 24 घंटे में तो शायद
7 प्रेसिडेंट तो बीजेपी के रहे होंगे, बाकी सुधांशु जी मुझे और दुरुस्त कर देंगे, लेकिन रफली जो मैं सोच पा रही हूँ 7 मुझे मेरे जहन में आते हैं, वो मैं भी सुधांशु जी से इस पे भी क्लैरिटी ले लूंगी। लेकिन जब कांग्रेस पार्टी का जी, मैं 2022 से हमारे लगातार जी रोहन जी अदिति जी देखिए, अभी सुधांशु जी ने कहा इनकी दुनिया जो है भारत जोड़ो यात्रा के बाद चीतों और कुत्तों में ही बच गई है, बाकी उनके पास कुछ बचा नहीं है बोलने के लिए। सारे भाजपाई प्रवक्ता देखिए या तो चीते की बात करते हैं या कुत्ते की बात कर लिए, उनकी हालत हो चुकी है। अदिति जी जो ये बात कर रहे थे 11 नॉन गांधी प्रेसिडेंट हुए पार्टी के आजादी के बाद में और सिर्फ 4 गांधी प्रेसिडेंट हुए, ये मैं आपको बताना चाह रहा हूं। ये जो बातें कर रहे हैं 11 नॉन गांधी, तो कांग्रेस पार्टी। रोहन जी आप राजनीति को वर्तमान के परिप्रेक्ष्य में देखेंगे, मैं आपसे पिछले 24 सालों की बात कर रही हूँ, आप मुझसे पिछले 24 सालों की बात कीजिए। पिछले 24 सालों की, देखिए मैं हर वक्त अतीत मुखी होकर नहीं रह जाता, मैं इस बात से बिल्कुल इत्तेफाक रखती हूं, लेकिन मैं ये कह रही हूं पिछले 24 सालों में कितने नॉन गांधी प्रेसिडेंट कांग्रेस पार्टी में रहे, जो देश की ग्रैंड ओल्ड पार्टी है। मैं आपसे ये डिस्कशन कर रही हूं। उसके बाद मैं सुधांशु जी से भी पूछूंगी, क्योंकि रफली 7 मैं सोच पा रही हूं, बाकी सुधांशु जी से पूछूंगी उनकी पार्टी में कितने प्रेसिडेंट रहे। पहले रोहन गुप्ता जी आप, उसके बाद सुधांशु जी। मैंने आपकी बात का पहले भी जवाब दिया कि ये जो आप 24 साल की बात कर रहे हैं, जिस प्रकार से सोनिया जी ने 6 साल स्ट्रगल करके, तब पार्टी 2 या 3 राज्यों में थी, 6 साल उनका स्ट्रगल रहा, 10 साल पार्टी शासन में रही, तो 16 साल तो आपके सामने है। 2014 के बाद में पार्टी के स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स की बात हुई, काफी चेंजेस हुए हैं, हमने इंटरनल चेंजेस किए हैं, काफी चीजें की, सारे स्टेट में पीसीसी हमने चेंज किए। और 2017 में मैं आपको वापस दोहराना चाहूंगा, ऐसा नहीं कि 2014 के बाद में कांग्रेस पार्टी कोई राज्यों के चुनाव नहीं जीती। 2017 के बाद में राहुल जी की अध्यक्षता में 1 साल के बाद में हम बड़े चुनाव जीते और 19 में उन्होंने उसका इस्तीफा दिया। तो जिस पार्टी में परफॉर्मेंस का बेस है, अगर कोई परिवार जो भी हो, सोनिया जी हो, राहुल जी जो भी, अगर उन्होंने परफॉर्मेंस दिया है तो उनको अधिकार है कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष पद पर रहने का। अगर यही बात थी तो अमित शाह को रिपीट क्यों किया? फिर जो पार्टी ये कहती है कि हम 3 साल में हमारे अध्यक्ष बदल देते हैं, तो रोहन जी आपने परफॉर्मेंस की बात की है ना, आपने परफॉर्मेंस की बात की है। आप बताएं गांधी फैमिली की लीडरशिप में, और आपने 2014 के बाद की बात की है, तो मैं पिछले 8 साल की बात आपसे करूंगी। पिछले 8 साल में कांग्रेस पार्टी ने कितने इलेक्शंस जीते और कितने इलेक्शंस में कांग्रेस पार्टी को शिकस्त मिली सर? और इस बीच में सुधांशु जी से जवाब ले लेती हूँ। सुधांशु जी पिछले 24 साल में मैं कांग्रेस पार्टी से सवाल पूछ रही हूँ, आपसे भी पूछ रही हूँ, आपके 7 प्रेसिडेंट रहे, लेकिन आपके हाथ से भी तो परिवार का मुद्दा खिसकता जा रहा है। देखिए हमारे यहाँ 1998 से आज तक 2022 तक, अदिति जी मैं 2 ऐड कर देता हूँ, हमारे 9 प्रेसिडेंट रहे। कुशाभाऊ ठाकरे जी, उसके बाद बंगारू लक्ष्मण जी, फिर जैना कृष्णमूर्ति जी, वेंकैया नायडू जी, फिर अडवाणी जी, फिर राजनाथ सिंह जी, फिर नितिन गडकरी जी, उसके बाद पुनः राजनाथ जी, चलिए उसको उसी में काउंट कर लीजिए, और उसके बाद अमित शाह जी, और उसके बाद नड्डा जी। और अलग अलग प्रांतों से रहे, अलग अलग, और सब के सब पार्टी के कार्यकर्ता थे, व्यवस्थित रूप में ऊपर उठते हुए बने। इसे कहते हैं राष्ट्रीय दल। दक्षिण, उत्तर, पश्चिम, पूरब, सब तरफ से लोग बने और पार्टी भी निरंतर बढ़ती चली गई। इन्होंने कहा, सोनिया जी बनी 97 में, कांग्रेस के इतिहास में पहली बार 150 के नीचे आई कांग्रेस। ठीक है, आप 2004 में आपके भाग्य से उस समय हम 7 सीटें कम रह गए, सरकार बन गई, पर 145 थे। कांग्रेस 150 नहीं टच कर पाई थी, और कांग्रेस कभी 150 से नीचे नहीं रही थी, इवन इमरजेंसी के दौरान भी और नरसिम्हा राव के जमाने में भी। उसके बाद राहुल गांधी जी आए, 50 के नीचे ले आए। तो इतनी जबरदस्त परफॉर्मेंस थी जिसका जवाब नहीं है। हमारे यहां देखिए, जिस जमाने में जो लोग राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे, तो जिस जमाने में राजनाथ जी राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, बहुमत मिला पार्टी को मोदी जी के नेतृत्व में, अमित शाह जी अध्यक्ष थे और 303 बढ़ के आ गए मोदी जी के नेतृत्व में। ठीक है, जवाब ले लीजिए। लेकिन सुधांशु जी आप गांधी फैमिली, सोनिया गांधी, राहुल गांधी की बात कर रहे हैं, वहां फैमिली की बात कर रहे हैं, ये भी कहते हैं आपकी पार्टी 2 ही लोग चलाते हैं, एक प्राइम मिनिस्टर मोदी और एक होम मिनिस्टर अमित शाह। उस सवाल पर मैं लौटूंगी, लेकिन पहले रोहन जी आपका जवाब। और रोहन जी वो जो सवाल मैंने आपसे पहले भी पूछा था, एक और सवाल जो मैंने आपसे शुरू में ही पूछा था, वो ये था कि सचिन पायलट और अशोक गहलोत के बीच जो खींचतान रही है और जो बयानबाजी बीते 24 घंटे में हुई है, जिसमें अशोक गहलोत की तरफ से इस तरह के स्टेटमेंट को लेकर भी बार बार बात की जा रही है कि कोई भी रूल उन्हें 2 पोस्ट होल्ड करने से नहीं रोकता। वहीं हम सचिन पायलट को देख पा रहे हैं राहुल गांधी के साथ, ये जो भारत जोड़ो यात्रा, इसमें क्या इसमें संकेत है या ये टकराव की तरफ इशारा कर रहा है? जिस तरीके से भारत जोड़ो यात्रा आगे बढ़ रही है और भाजपा और जो भी नफरत फैला रहे हैं, सबको रोज जवाब मिल रहे हैं और सारे लोग चुप हो रहे हैं। बहुत उन्होंने भारत जोड़ो यात्रा के खिलाफ बोलने का प्रयास किया, ढूंढने कुछ नहीं मिला। ऐसे ही ये जो मुद्दे हैं, जो आज स्टेटमेंट हो रहे हैं, आपके सामने दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा।
अभी क्यों ज्यादा समय का वेट नहीं करना है, बहुत कम समय में आपके सामने ये साबित हो जाएगा कि कांग्रेस पार्टी एक लोकतांत्रिक पार्टी है। सिद्ध हो जाएगा कि इस प्रकार से हमारे अध्यक्ष चुन के आते हैं, राजस्थान में क्या होगा, ये सारी चीजें हो जाएगी। पर इतनी बौखलाहट क्यों अदिति जी? अगर जो पार्टी सत्ता में है, अगर किस पार्टी ने काम किया हो 8 साल तक, उसमें उतनी बौखलाहट क्यों है? हम विपक्ष हैं, हम लोग एक यात्रा निकाल रहे हैं, जनता की हम बात कर रहे हैं। ये बौखलाहट इसलिए है कि ये लोग जनता के मुद्दे से दूर जा चुके हैं। उनके लिए सरकार के मायने सिर्फ लोकतांत्रिक तरीके से चुनी हुई सरकार को पैसे के जोर पे तोड़ के बनाई हुई सरकार है, उनके मायने और कुछ नहीं है। और यही जो अहंकार है, ये लड़ाई इसी अहंकार के सामने है। और जो अहंकार रावण का भी नहीं टिका, ये भाजपाइयों का अहंकार बहुत जल्दी टूटने वाला है। शुरुआत भारत जोड़ो यात्रा से हो गई है और हमेशा से अदिति जी, हमने कभी भी जनता के मुद्दों के सिवा की राजनीति नहीं की। जो भी धर्म की बात हो, जो इनका फर्जी राष्ट्रवाद है, हर मुद्दे पे इनको मुंह की खानी पड़ी है। आज कश्मीरी पंडितों के नाम पे इन्होंने कश्मीर फाइल्स मूवी का प्रचार तो किया, आज कश्मीर पंडितों को लिए बोलने के लिए तैयार नहीं है जम्मू कश्मीर में। क्यों ये लोग चुप हो चुके हैं? आज हिंदू मुसलमान की इनकी राजनीति पूरी तरह से पस्त हो चुकी है। जो चीन 1000 किलोमीटर जमीन हमारी ले गया, हमारे बफर जोन को उन्होंने चीन के नाम कर दिया और ये लोग राष्ट्रवाद के नाम कर रहे हैं। ये दो ही मुद्दे हैं अदिति जी जहां देश को तो गुमराह कर पाए हैं, और ये दो मुद्दों का जवाब देश को गुमराह कर रहे हैं। ठीक है, आप कह रहे हैं इनमें बौखलाहट है, लेकिन सुधांशु जी, जो सवाल मैंने रोहन जी को फ्लो देने से पहले पूछा, प्लीज रोहन जी, प्लीज रोहन जी, प्लीज सर, प्लीज, थैंक यू। आपकी पार्टी को भी तो 2 ही लोग चलाते हैं, ये आरोप लगते हैं ना। ये कहा जाता है तो 2 लोग चलाते हैं, आपका रिमोट जो है वो नागपुर में, इनका आरोप ये रहता है। देखिए हमारी पार्टी, नहीं रोहन जी, आपसे सवाल नहीं सर, आपका रिमोट कहाँ नागपुर में है सर? प्लीज, सुधांशु जी के लिए सवाल है। देखिए, जो हमारा रिमोट की बात करते हैं ना नागपुर में, वो रिमोट नहीं, वो प्रेरणा का केंद्र है। जैसे कोई व्यक्ति किसी यूनिवर्सिटी से पढ़ के निकलता है तो वो यूनिवर्सिटी उसको शिक्षा और संस्कार देती है, उसके अनुसार वह व्यक्ति जाकर आगे समाज में कार्य करता है। उसी प्रकार से जैसे, और उसका मैं अंतर बताता हूं, भारत के इतिहास में जितने भी प्रधानमंत्री हुए, मैंने कांग्रेस के सारे गिना दिए, एक भी प्रधानमंत्री कांग्रेस का ऐसा नहीं रहा जो पहली बार जनता के द्वारा चुन के आया हो। सब परिस्थितिवश बने, इंक्लूडिंग नेहरू जी और इंदिरा जी। बाद में वो पद पे आने के बाद नेता बने, यानी प्रधानमंत्री बन के नेता बने, नेता बन के प्रधानमंत्री नहीं। 2 ही प्रधानमंत्री इस देश में हुए जो प्रधानमंत्री बनने से बरसों पहले जनता ने कहा यह प्रधानमंत्री होना चाहिए। एक नरेंद्र मोदी जी, एक अटल जी। मोदी जी का तो एरा अभी 2014 की बात है, 2011, 12, 13 राह चलते आदमी से पूछे, सब कहते थे, सारे सर्वेक्षण 2007 के बाद कहते थे कि सबसे लोकप्रिय नेता मोदी जी। 1990 में सारे सर्वेक्षण कहते थे सबसे लोकप्रिय नेता अटल जी। ये होता है चरित्र निर्माण, ये होता व्यक्तित्व निर्माण, ये होता नेता निर्माण। ये नेता बन के प्रधानमंत्री बने, प्रधानमंत्री बन के नेता नहीं बने। हमारे यहां नैसर्गिक नेतृत्व से, जनता की स्वीकार्यता से, कैडर के द्वारा प्रेरित होकर उभर के नेतृत्व आता है, क्योंकि हमारे और इनमें एक फंडामेंटल डिफरेंस है। देखिए, हम एक विचारधारा प्रेरित कैडर आधारित राजनीतिक दल है, ये विचारधारा विहीन नेता आधारित राजनीतिक दल है। इसलिए इनके यहाँ कांग्रेस का कार्यकर्ता नहीं होता है, हर नेता का कार्यकर्ता ये कह रहे हैं कि हमारे यहाँ प्रधानमंत्री पहले पद बाद में आया, पार्टी में पद बाद में आया, और आपकी पार्टी में विचारधारा विहीन नेता है। देखिए अदिति जी, विचारधारा क्या होती है और कांग्रेस की पार्टी की विचारधारा ही देश को आजाद करने की बात हो या भारत निर्माण की बात हो, और अधिकतर साल आप देश की जनता का अपमान कर रहे हैं। अगर अधिकतर साल कांग्रेस पार्टी को देश की जनता ने अगर आशीर्वाद दिए हैं तो उनका विश्वास है उसमें। भाजपाइयों के बोलने से इतिहास तो नहीं बदल जाएगा, ये तो इतिहास बदलने में लगे हुए हैं। गोडसे मुर्दाबाद ये लोग बोल नहीं पा रहे हैं और इतिहास बदलने की बात कर रहे हैं। इतिहास नहीं बदल सकते हैं। इतिहास के पन्नों में खुल के लिखा हुआ है कि उन्होंने देश के साथ गद्दारी की है। कितना भी प्रयास कर ले, इतिहास को नहीं बदल सकते हैं। इन्होंने कहा हमारे वहां नेता बनने के बाद प्रधानमंत्री बनते हैं। अरे हमारे वहां वो नेता है जो प्रधानमंत्री की कुर्सी मिलने के बाद भी उसको त्याग दिया। आप में हिम्मत है क्या यहाँ पे? आप बताइए, आपके वहां पे प्रधानमंत्री पद की लालच के पीछे देश को बर्बाद कर सकते हैं, नोटबंदी ला सकते हैं, जीएसटी ला सकते हैं, बेरोजगारी बढ़ा सकते हैं, गरीबी बढ़ा सकते हैं। हमारे वहां वो लालच नहीं है। यहाँ पे त्याग करके 6 साल मेहनत करके, जिस अटल जी की आप बात कर रहे हैं, क्यों इंडिया शाइनिंग फेल हो गया? क्योंकि जमीन पे नहीं था। हवाई बात करने से कुछ नहीं होता है। जनता को मालूम है सच क्या है।
जब जनता की आंखों से ये जो नफरत का पर्दा हटता है तब भाजपाई हकीकत मालूम चल जाती है और कमल जैसे कीचड़ में खिलता है। ये कमल का जो कीचड़ है ये भारत जोड़ो यात्रा से खत्म होने वाला है और देश की जनता के सामने जब हकीकत आ रही है कि इन्होंने 8 साल तक हमको प्रण के नाम पे, पंच प्रण के नाम पे बेवकूफ बनाया। और सुधांशु जी, आपका इतिहास तो इतना बढ़िया है, आप ये इतिहास भूल गए जब प्रधानमंत्री ने वादे किए थे लाल किले से कि 2020-2022 तक किसानों की आय हम दुगनी करेंगे, बेरोजगारी हटा देंगे, हर घर में नल लेके आएंगे, बुलेट ट्रेन हम चलाएंगे। क्या हुआ? आपकी आदत क्यों चली जाती है? जवाब लीजिए। आपने विचारधारा को लेकर भी सवाल उठाया, आपने विचारधारा को लेकर भी सवाल उठाया। थोड़ी देर पहले मैंने आईएसएफ के साथ आपके समझौते की बात की थी। आप तो शिवसेना के साथ मिलकर भी सरकार चला चुके हैं। पहले सुधांशु जी का जवाब ले लीजिए, फिर मेरा दोबारा से एक सवाल है। जी सुधांशु जी। देखिए, पहले मैं तथ्यात्मक जवाब दे देता हूं। 8 साल में हमने क्या किया है उसका प्रमाण यह है कि हम ब्रिटेन को पीछे छोड़कर आज सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गए। भारत में इस समय ऑल टाइम हाई फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है, ऑल टाइम हाई फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है और पहली बार मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में भी और सर्विस सेक्टर में भी सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट की ग्रोथ हुई है। अभी लेटेस्ट जो आंकड़ा है, और अगर आपने ना पढ़ा हो तो अभी पढ़ लीजिए, जो मध्यम वर्ग के द्वारा मकान खरीदे जाते हैं पिछले साल की तुलना में 1.5 गुना अधिक मकान, 56% से अधिक लोगों ने मकान खरीदने शुरू किए हैं। और सबसे ज्यादा एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड में रजिस्ट्रेशन फरवरी के बाद हुए हैं। अब ये सब बातें आपको नजर नहीं आती, हम समझ सकते हैं। आईएनएस विक्रांत का हमने भारत का पहला जो विमान वाहक युद्धपोत की हमने शुरुआत की है, खैर उन सब से तो आपका मतलब नहीं है। इसके बावजूद इस कोरोना के भयंकर वैश्विक मंदी के दौर में भी हमारी रेट ऑफ ग्रोथ रेट ऑफ इन्फ्लेशन से ऊपर है। रेट ऑफ इन्फ्लेशन 6.7 से 7% के बीच में रही है, रेट ऑफ ग्रोथ 8.5% है, अगले साल की प्रोजेक्टेड 11-12% के आसपास है। यह तो मोदी जी के नेतृत्व में हमने संभाला है। अब जहां तक आपने कहा कि भाई कांग्रेस को लोगों ने बड़ा चुना, हां मैं बिल्कुल मानता हूं। जब तक डेमोक्रेसी मजबूत नहीं थी, सिंगल पार्टी थी, पहले 20 साल तो आप ही चुन के आते रहे। जब साक्षरता की दर 20-25-40% थी, आप ही चुन के आते रहे। जब तक टेक्नोलॉजी नहीं थी, लोगों के पास सूचना और वास्तविकता पहुंचने के साधन कम थे, मीडिया ही स्वतंत्र नहीं था, तब तक आप ही चुन के आते रहे। अब मैं एक बात आपसे सिर्फ पूछता हूं, एक बात सिर्फ पूछता हूं, जब से सुधांशु जी, इस पर मेरा सवाल है सर। 50 सुधांशु जी, कांग्रेस पार्टी का सवाल जो भी हो, लेकिन मेरा आपसे सवाल है, इनको भी तो जनता नहीं चुना ना सर। चाहे साक्षरता दर इसकी वजह आपको लगती हो, चाहे कोई भी वजह आपको लगती हो, टेक्नोलॉजी की कमी लगती हो, विकास का अभाव लगता हो, जो भी आपको लगता हो, लेकिन चुना तो जनता ने। जैसे आपको भी जनता ने चुना, इन्हें भी जनता ने चुना। नहीं, भाई 2004 में इनकी वापसी भी जनता ने कराई, इसीलिए मैंने, और 2014 में मैंडेट आपको भी जनता ने दिया। हाँ, मैं बताता हूं अदिति जी, जैसे हम लोग यहां बैठ के बहस कर रहे हैं, हमारी सरकार है और इनको पूरा स्वतंत्रता है कि जो भी चाहे बोले, और इनके लोग नेता अपशब्द भी बोल चुके हैं, बोटी बोटी काटने से लेकर मृत्यु की कामना, सब कुछ पूर्ण स्वतंत्रता है। जब तक मीडिया के ओपन चैनल्स आए हैं पिछले 22 साल से, बताइए तब से कांग्रेस को कभी क्लियर मेजॉरिटी मिली हो तो बताइए। देश की साक्षरता दर जब से 50% क्रॉस की है, कभी कांग्रेस को क्लियर मेजॉरिटी मिली हो तो बताइए। और सरकार तो आपने अंग्रेजों के साथ भी बनाई है। 1946 की प्रोविंशियल असेंबलीज में 2 सितंबर 1946 को नेहरू जी प्रधानमंत्री बने थे, मान्यवर अंतरिम सरकार का नेतृत्व संभाला था। आप कह रहे हैं गद्दारी का, किसके प्रति निष्ठा की शपथ ली थी भाई? कौन सा झंडा था जिसके नीचे खड़े होकर शपथ ली थी जब लॉर्ड माउंटबेटन ने 2 सितंबर 1946 को अंतरिम सरकार का वो गठन किया था? 1937 प्रोविंशियल असेंबलीज कांग्रेस ने सरकार बनाई, किसके प्रति निष्ठा की शपथ ली थी? ब्रिटिश क्राउन के प्रति निष्ठा की शपथ ली। भाषण देते रहे थे, काउंसिल लड़ रहे थे भाई, ब्रिटिश क्राउन के प्रति निष्ठा की शपथ। और तो बता दीजिए ना, यूनियन जैक के नीचे शपथ ली, ब्रिटिश क्राउन के प्रति निष्ठा की शपथ ली, माउंटबेटन ने शपथ दिलाई, और कह रहे हैं कि स्वतंत्रता संग्राम लड़े। तो इतना ही नहीं, दर्शक जाकर चेक कर ले, मई 1946 में माउंटबेटन के साथ छुट्टियां मनाने शिमला गए। अच्छा ठीक है, जवाब तो लीजिए सुधांशु जी, जवाब ले लीजिए सुधांशु जी, जवाब लीजिए रोहन जी। और लड़ाई लड़ रहे हैं स्वतंत्रता की। देखिए सुधांशु जी के, मैं मानता हूं कि उनकी मेमोरी बहुत अच्छी है, पर उनकी मेमोरी में एक फॉल्ट है। जहां पे भी बीजेपी की गलती थी वो साल इनके स्किप हो जाते हैं। 1942 स्किप हो गया क्योंकि भारत छोड़ो आंदोलन का विरोध किया था, मुस्लिम लीग के साथ सरकार बनाई थी। तो जहां जहां इन्होंने लगता है कि देश के साथ गद्दारी की है, वो सारे स्किप हो जाते हैं। मैं उनको
आज नोटबंदी जो इतने बड़े स्केल पे उन्होंने किया था, आज अदिति जी एक भी भाजपाई नेता की हिम्मत नहीं है कि नोटबंदी को उपलब्धि बनाए, सब मानते हैं। और बेरोजगारी ऑल टाइम हाई, गरीबी ऑल टाइम हाई, मानव विकास सूचकांक ऑल टाइम लो। हर मुद्दे पे देश की जो हालत है 8 साल के जो अर्थतंत्र की, अभी इन्फ्लेशन के रेट की बात कर रहे थे, पिछले हफ्ते इन्फ्लेशन रेट 7.2% हो गई। आज खुदरा जो महंगाई दर है सबसे ज्यादा 45 साल में सबसे ज्यादा है। क्यों इन मुद्दों का जवाब नहीं दे पा रहा? और दूसरा अदिति जी, मेरा एक सवाल है, ये 2014 की में इनसे इनकी इतिहास अच्छा है तो इनको याद दिला दो कि आपने 15 लाख का वादा नहीं किया था, किसानों की आय दुगनी करने का वादा नहीं किया था, 2 करोड़ रोजगार का वादा नहीं किया था। तो क्या आपको नहीं लगता है कि इन जो मुद्दों पर आप चुन के आए थे 8 साल पहले, आप उसका जवाब दीजिए? आपका इतिहास वहां कहां चला जाता? आपकी मेमोरी क्यों चली जाती है कि प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि मित्रों मैं आपको 15 लाख ला के दूंगा, मित्रों मैं आपकी आय दुगनी करूंगा, मित्रों मैं बुलेट ट्रेन चलाऊंगा? आपकी याददाश्त वहां क्यों नहीं आती है? अगर आप ईमानदार हैं। लेकिन आज का मुद्दा कांग्रेस के प्रेसिडेंट के तौर पर नॉन गांधीज में क्या चुनाव होने जा रहा है, इसका क्या मतलब है राजनीति कांग्रेस को लेकर? क्या बीजेपी के पास अब एक मुद्दा हाथ से परिवारवाद का फिसलता जा रहा है? ये सारे इस बहस के मुद्दे थे, लेकिन आपने क्योंकि ये डिस्कशन शुरू किया है सुधांशु जी, मैं संक्षेप में इस पर आपका जवाब चाहती हूं, क्योंकि ये यहां पर हम मुद्दे से थोड़ा डिस्ट्रैक्ट हो रहे हैं, लेकिन सवाल अहम है, आपका जवाब सो। मगर मैं जवाब देना चाहूंगा। इन्होंने अभी 2 वर्ड बोले, ऑल टाइम हाई और पिछले 45 साल रोहन जी 1977 ऑनवर्ड शुरू होते हैं। ऑल टाइम हाई में जवाब देता हूं, भूल गए भाई? 1991 में सोना गिरवी रखा गया, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व 1 बिलियन के नीचे, महंगाई प्रचंड, रुपए का डिवैल्यूएशन, उससे बुरा हाल है। ऑल टाइम हाई में दर्शकों से कहता हूं जाके चेक करिए, 1974 महंगाई की दर 26%, रेट ऑफ ग्रोथ 2%, 1980 में रेट ऑफ ग्रोथ 2%, महंगाई की दर हमेशा 10.5%। अरे भाई जब देश बिक गया, सोना गिरवी रख दिया गया, उससे महंगाई कब कम कर रहे हैं? महंगाई कब करेंगे? कुछ भी बोलने लगते हैं। ऑल टाइम हाई सबसे ज्यादा जब रुपए का डिवैल्यूएशन हुआ, सोना गिरवी रखा, उससे बुरी हालत हो गई। अरे अभी आप लोग चुन के आए थे, जवाब दीजिए देश की जनता को कि 8 साल के बाद मुद्दों पे आपने क्या, और सुनिए रेट ऑफ ग्रोथ उससे कम थी। हम जो आए हैं कोरोना का, अब देखिए बार-बार डिस्टर्ब कर रहे हैं बीच में। 8 महीने तक फूड का प्राइस, एक सेकंड वापस इसे मुद्दे पर लेकर आऊंगी, भाई आपने बहुत सारे वादों का जिक्र किया। देखिए राजनीति ना अपनी सुविधा के हिसाब से याददाश्त का इस्तेमाल करती है, वादे उसे अपनी सुविधा के हिसाब से याद रहते हैं। गरीबी हटाओ का नारा रोहन जी कितना पुराना है, कितना पुराना है। खुद गांधी फैमिली की जो जनरेशन है उसमें चेंज हो गई, लेकिन गरीबी हटाओ का नारा आज भी नारा ही है। तो राजनीति अपनी सुविधा के हिसाब से, भाई आपने वो मुद्दे चुने जो आप जिनसे आप उन्हें कॉर्नर कर सके। गरीबी हटाओ की बात आप भी करते थे, आपकी पार्टी भी करती थी, आपकी सरकारों ने भी की, बड़े लेवल पर भी की और अच्छी बात की। मैं कहती हूं गरीबी हटनी चाहिए, इस देश को सशक्त होना चाहिए, मैं से बिल्कुल, लेकिन अनफॉर्चुनेट है कि नहीं हुआ। लेकिन वापस मुद्दे पर लाते हुए आप दोनों को ही लेकिन सुधांशु जी, क्या बीजेपी इस वक्त घबराई हुई है, बैकफुट पर है, ये देखते हुए कि कोई नॉन गांधी अब कांग्रेस का अध्यक्ष बनने की स्थिति में है और गांधी फैमिली खुद एक स्टेप पीछे जाने के मूड में दिखाई दे रही है? देखिए, अगर आप कांग्रेस के नेताओं और सर्वोच्च नेताओं की भाव भंगिमा, भाषा, शैली और उनके कथन देख लें तो समझ में आएगा कौन घबराया हुआ है, कौन बौखलाया हुआ है। कांग्रेस के एक के बाद एक नेता 2014 के बाद से कितने नेता पार्टी छोड़ के चले गए, मतलब आधा दर्जन तो इनके मुख्यमंत्री बता दूं। कैप्टन अमरिंदर सिंह छोड़ के चले गए, बहुगुणा जी छोड़ के चले गए, कोलिकोपुल छोड़ के चले गए, कितने ही तो इनके मुख्यमंत्री छोड़ के चले गए। आज स्थिति यह है कि इनके तमाम वरिष्ठ नेता जिनको ये G23 कह रहे हैं वो छोड़ के चले गए। 3.5 साल में ये अध्यक्ष नहीं तय कर पा रहे हैं। राहुल गांधी जी जब तब मतलब बड़ी ही उग्रता के साथ, बड़ी आक्रामकता के साथ बोलते हैं और हर बार उनकी बात गलत साबित हो जाती है। एक के बाद एक राज्य हारते चले जा रहे हैं और हालत तो बौखलाहट का यह है कि सोनिया गांधी जी की कॉन्स्टिट्यूएंसी भारत जोड़ो यात्रा में स्थान नहीं पा पाई। अद्भुत। कांग्रेस पार्टी की जागीर अमेठी स्थान नहीं पा पाई। जहां से नेहरू जी चुन के आते थे फूलपुर, वो स्थान नहीं पा पाया। मैं पूछना चाहता हूं कितने दिन उत्तर प्रदेश में से गुजर रही है, देश के सबसे बड़े प्रांत, ठीक है, जवाब ले लीजिए रोहन गुप्ता। जा रही है भारत जोड़ो, कितने प्रांत हैं जो। मैं आपको कॉम्प्लीमेंट देना चाहूंगा कि भाजपा प्रवक्ता की आपने मदद की, क्योंकि उनके पास जवाब नहीं था। 8 साल के नहीं, आप मुझे कॉम्प्लीमेंट मत दीजिए, मैंने किसी की मदद नहीं की, मैंने आपसे भी सवाल पूछे, मैंने उनसे भी सवाल पूछे।
अगर आप मुझे कॉम्प्लीमेंट दे सकते हैं तो न्यूट्रलिटी के लिए कॉम्प्लीमेंट करें। आप उसको नेगेटिवली मत दीजिए। कैसे आपको मैं कॉम्प्लीमेंट दे रहा हूं? आपने बोला कि गरीबी हटाओ, बिल्कुल कांग्रेस पार्टी ने गरीबी हटाई। 10 साल के शासन में 27 करोड़ लोगों को हमने गरीबी रेखा से ऊपर उठाया और इन्होंने 8 साल में 23 करोड़ लोगों को गरीबी के नीचे डाल दिया। इसीलिए तो सुधांशु जी 8 साल कहां लिखा है? फर्जी डाटा कुछ भी बोलते रहते हैं। क्या लिखा है? आपके इतिहास में नहीं लिखा। कहां लिखा है? आपकी 27 करोड़ कहां निकले थे बाहर? प्रॉब्लम है 8 साल में मैं बता रहा हूं गरीबी रेखा नीचे, रेखा के नीचे गए हैं। 16 करोड़ नौकरी है, 16 करोड़ नौकरी कम हुई है। चलिए रोहन जी, इस डिस्कशन को आगे बढ़ाएंगे। अभी अध्यक्ष चुने जाने में थोड़ा सा वक्त, अभी तो नॉमिनेशंस फाइल किए जाएंगे, काफी वक्त है चुनाव तक, तो इसी डिस्कशन को जहां छोड़ा है वहीं से आगे बढ़ाएंगे। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया।